समय से मौसी के घर पहुंच जाना और याद रखना कोई नाटक नहीं चाहिए। शिल्पा बिना प्यार के हाथ हिलाती है। ट्रेन चल पड़ती है। डिब्बे में राधिका खिड़की के पास बैठी होती है। आंखों में डर, हाथों में बैग कसकर पकड़ा होता है। कुछ ही देर में 3-4 लड़के उसके पास आ जाते हैं। अरे मैडम, कहाँ जा रही हो? अगर चाहो तो हम भी आपको कंपनी दे दें। अरे यार, इतनी सीधी सादी क्यों बनी बैठी हो? अरे इसे परेशान क्यों कर रहे हो? वैसे ही डरी हुई बैठी है बेचारी। राधिका सहम जाती है, आंखें भर आती है, आवाज गले में अटक जाती है। तभी पीछे से एक मजबूत हाथ एक लड़के के कॉलर पर पड़ता है। हाँ, क्या दिक्कत है तुम लोगों को? अकेली लड़की देखी नहीं कि चांस मारना शुरू कर दिया? हाँ, दिन दहाड़े एक लड़की को परेशान कर रहे हो। अगर अभी पुलिस कंप्लेंट कर दी ना तो सीधे जेल के चक्कर काटोगे। पुलिस यहीं से उठा ले जाएगी तुम्हें। तीनों लड़के मुंह बनाकर घबराकर वहां से भाग जाते हैं। राधिका की सांस थोड़ी नॉर्मल होती है। राघव उसी सीट पर बैठ जाता है। थैंक यू सो मच। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगने लगा था इन लड़कों को देखकर। अरे कोई बात नहीं। वैसे आप जा कहाँ रही हैं? मैं हिमाचल जा रही हूँ। मेरी मौसी के यहाँ शादी है, इसलिए भेज दिया गया है। अच्छा, मैं भी हिमाचल ही जा रहा हूँ, बस मेरी जगह थोड़ी अलग है। राधिका हल्की सी मुस्कुरा देती है। धीरे धीरे ट्रेन की रफ्तार के साथ दोनों की बातें भी चलने लगती हैं। कॉलेज, सफर, पहाड़, जिंदगी, सबकी बातें होती है। तभी खाना आता है। अरे आप भी खा लीजिए, अकेले खाने में मजा नहीं आता। राधिका पहले मना करती है, फिर मुस्कुराकर प्लेट ले लेती है। दोनों हंसते बोलते रहते हैं। पास की सीट पर एक अंकल सो रहे होते हैं। मुंह पूरा खुला होता है। राघव और राधिका की नजर एक साथ उन पर पड़ती है और दोनों को एक साथ जोर की हंसी आ जाती है। कुछ देर बाद अनाउंसमेंट होती है, अगला स्टेशन हिमाचल है। राधिका उठकर बैग संभालती है। अगर बुरा न मानो तो क्या आपका नंबर मिल सकता है? राधिका बिना बोले फोन खोलती है और नंबर की स्क्रीन राघव को दिखा देती है। राघव जल्दी से नंबर नोट कर लेता है। थैंक यू सो मच। राधिका हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाती है और ट्रेन से उतर जाती है। ट्रेन आगे बढ़ जाती है और राधिका के चेहरे पर काफी समय बाद एक सच्ची मुस्कान दिखाई देती है। हिमाचल से लौटने के बाद राधिका पहले जैसी नहीं रहती है। चेहरे पर हर वक्त हल्की मुस्कान, काम करते हुए भी होठों पर गीत, घर में चुपचाप रहकर सब सहने वाली राधिका अब अंदर से खुश नजर आने लगती है। एक दिन ड्राइंग रूम के कोने में बैठी कामना देवी और शिल्पा उसकी हर हरकत पर नजर रखे होती हैं। ये आजकल कुछ ज्यादा ही खुश नहीं रहने लगी है। हाँ मम्मी, अब तो मुझे पक्का लग रहा है इसका कहीं न कहीं चक्कर चल रहा है। कामना कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में शक साफ दिखता है। एक दिन राघव के माता पिता और परिवार वाले रिश्ता लेकर घर आ जाते हैं। महेश जी मेहमानों से बात करते हुए बार बार मुस्कुरा रहे होते हैं। अरे वाह, मेरी छोटी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता। बड़ी बेटी की तो अच्छे घर में शादी हो ही गई है, अब छोटी भी अच्छे घर में चली जाएगी। उनकी नजर सामने बैठे राघव पर पड़ती है। ऐसा लड़का भगवान ने सच में मेरी राधिका के लिए भेजा है। दूसरे कमरे में शिल्पा धीरे से अपनी माँ से कहती है, मुझे लग रहा है ये लोग मेरे ससुराल वालों से भी ज्यादा अमीर हैं। आप इसका रिश्ता कैंसिल कर दो। कामला के चेहरे पर कठोरता आ जाती है। वो पास बैठे महेश जी के कान में फुसफुसाती है, इसके लिए तो कोई गरीब परिवार ही ढूंढो। ये इतने बड़े अमीर घर में जाकर क्या ही करेगी। अरे बस करो कामना, तुम चुप ही रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। मेरी बेटी को हर चीज बेस्ट मिलनी चाहिए, वो किसी से कम नहीं है। कामना चुप हो जाती है। शिल्पा का चेहरा उतर जाता है। सब लोग वापस इकट्ठा होते हैं। हंसी खुशी की बातें होती हैं, मिठाई बांटी जाती है। तो फिर समझिए रिश्ता पक्का। महेश जी खुशी से उठकर प्रीतम जी को गले लगा लेते हैं। अरे हमें ये रिश्ता मंजूर है। राधिका की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार खुशी के होते हैं। कुछ ही दिनों बाद धूमधाम से राधिका और राघव की शादी हो जाती है। सजे हुए दरवाजे पर आम के पत्तों की माला, फूलों से सजा आंगन, डोली से उतरती घूंघन में लिपटी हल्की घबराहट होती है। मधुबाला देव थाली हाथ में लिए सामने आती है। आओ बेटा, घर के अंदर अपनी कदम रखो। अब से तुम इस घर की लक्ष्मी हो। राधिका की आंखें नम हो जाती हैं। वो हल्के से पैर आगे बढ़ाती हैं। तभी प्रियंका मुस्कुराते हुए पास आती है। उसके हाथ में चॉकलेट का छोटा सा पीस होता है। मैं अपना और अपनी भाभी का रिश्ता मिठास से शुरू करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों हमेशा ऐसे ही रहे, प्यार और दोस्ती के साथ। राधिका हल्की सी मुस्कान के साथ चॉकलेट खाती है। फिर वो कलश को हल्के से ठोकर मारती है और घर के अंदर प्रवेश करती है। अगले दिन मुंह दिखाई में राधिका सजी धजी घूंघट में बैठी होती है। घर में कुछ रिश्तेदार और मोहल्ले की औरतें आई होती हैं। सबकी नजरें नई बहू पर टिकी होती हैं। बहन जी, आपकी बहू तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन बहन जी आप अपनी बहू को तो थोड़े हल्के घर से ले आई हो। बहन जी, हमें हल्के और भारी से लेना ही क्या है, हमारी बहू बहुत अच्छी है। आंटी जी, आपने मेरी भाभी को देखकर पहली बार में ही ये कैसे कह दिया कि ये हल्के घर से है या भारी घर से? किसी को ऐसे ही जज नहीं करना चाहिए। औरतें एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। कोई जवाब नहीं सूझता है। अगली सुबह रसोई में राधिका थोड़ी घबराई से खड़ी होती है।
डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। पहली रसोई कोई परीक्षा नहीं होती है, ये तो प्यार से रिश्ते बनाने की शुरुआत होती है। राधिका सुकून की सांस लेती है। मधुबाला देवी उसे सब्जी खोकना सिखाती है, कभी मसालों की खुशबू पहचानना बताती है। नमक थोड़ा सा कम डालना, बाद में जरूरत हो तो बढ़ा देंगे। घर में सब तुम्हारे साथ है। अगर कभी नमक ज्यादा हो जाए तो घबराना मत, मैं कह दूंगी पहली रसोई है, एक्स्ट्रा प्यार डाल दिया। तीनों जोर से हंस पड़ती है। राधिका चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाती है। प्रियंका पास खड़ी होकर रोटियां बेलने में मदद करती है, तो कभी रोटी गोल की जगह अंडाकार बन जाती है। अरे भाभी, ये रोटी नहीं, मैप ऑफ इंडिया बन रहा है। राधिका शर्माकर हंस देती है। मधुबाला देवी थाली सजाती है। बहुत अच्छा बनाया है बेटा, आज से ये रसोई तुम्हारी है। तुम अपनी मर्जी का खाना बनाना और हमें भी खिलाना। राधिका मधुबाला जी के पैर छूती है। अब आदत डाल लो भाभी, यहाँ खाने के साथ प्यार भी फ्री में मिलता है। अगले दिन आईने के सामने राधिका बैठी होती है, थोड़ी झिझकी हुई। पीछे खड़ी प्रियंका बड़े प्यार से उसका मेकअप कर रही होती है। भाभी, आज तो मेरी भाभी सबसे सुंदर दिखनी चाहिए। पार्टी में आज सब लोग आपको ही देखते रह जाएंगे। प्रियंका, इतना सब करने की क्या जरूरत है? भाभी, आप मेरी भाभी हो और मेरी भाभी को बेस्ट मिलना चाहिए। वो प्यार से काजल लगाती है और बालों को सलीके से सेट करती है और एक सुंदर सी ड्रेस निकाल कर देती है। ये पहनिए, आप पर एकदम परफेक्ट लगेगी। प्रियंका और राधिका दोनों तैयार होकर नीचे आती हैं। जैसे ही मधुबाला देवी की नजर राधिका पर पड़ती है, अरे मेरी बहू तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। प्रियंका, तूने तो कमाल कर दिया, भाभी को बहुत अच्छे से तैयार किया है। हाँ मम्मी, देख लो, मैं तो हुई स्मार्ट। सब लोग उसकी बात सुनकर हंस पड़ते हैं। पार्टी में रौनक होती है, लाइट्स, म्यूजिक और लोगों की चहल पहल। जैसी राधिका अंदर आती है, कई नजरें उसकी तरफ उठ जाती हैं। अरे प्रियंका, तेरी भाभी तो बहुत ही सुंदर लग रही है। आंटी, मेरी भाभी का सुंदर चेहरा देखने की आदत डाल दो आप। हाँ, जितना सुंदर है ना, उतनी ही संस्कारी और सुशील भी है मेरी बहू। अगले दिन राधिका पलंग के किनारे बैठी होती है। दिल में मायके की यादें उमड़ रही होती हैं। वो हिम्मत करके फोन मिलाती है। मम्मी, कैसे हो? माँ, आप तो हमें भूल ही गई होंगी, फोन भी नहीं करती है। तभी अचानक शिल्पा फोन छीन लेती है। अब तो अपने अमीर ससुराल के पैसे ऐंठ रही होगी तू, बड़ी शान से रह रही होगी। यहाँ तो तुझे कुछ मिलता ही नहीं था। नहीं दीदी, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा याद करती हूँ। हाँ हाँ, बस रहने दे, ज्यादा दिखावे की जरूरत नहीं है। राधिका का गला भर आता है। वो बिना कुछ कहे फोन काट देती है और उसकी आंखें नम, चेहरा उतर जाता है। राधिका धीमे कदमों से नीचे आती है। उसका मूड खराब होता है। भाभी चलो ना, आज बाहर चलते हैं, थोड़ी मस्ती करके आते हैं। हाँ बेटा, राधिका तू भी बाहर चली जा, थोड़ा घूम लिया कर, जब देखो घर में ही कैद रहती है। राधिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आती है। जी मम्मी जी। दोनों मॉल जाती है। मॉल की रौनक, रंग बिरंगी लाइट्स, शोर और हंसी होती है। प्रियंका राधिका का हाथ पकड़कर एक दुकान से दूसरी दुकान ले जाती है। भाभी, ये देखो, ये वाली ड्रेस अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, आप पर एकदम परफेक्ट लगेगी। वो अलग अलग ड्रेस निकाल कर दिखाती हैं। कभी शीशे के सामने खींच लाती हैं, कभी खुद फोटो लेने लगती हैं। दोनों खिलखिलाकर हंसती हैं। राधिका आईने में खुद को देखती है, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी सोच चल रही होती है। मेरी इतनी इज्जत मेरे मायके में कभी नहीं हुई जितनी यहाँ हो रही है। वहाँ तो माँ और बहन जब देखो जुबान से जहर ही निकालती थी, और यहाँ हर बात में सिर्फ अपनापन है। भाभी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ये सोच रही हूँ कि जिंदगी कभी कभी हमें वो प्यार दे देती है जिसकी उम्मीद भी नहीं होती। भाभी, आपने जो कहा मुझे समझ नहीं आया, पर सुनने में बहुत अच्छा लगा। दोनों फिर से हंस पड़ती हैं। अगली शाम को ठंडी हवा चल रही होती है। राधिका बाल्टी में कपड़े धो रही होती है। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती है। मधुबाला देवी बाहर से अंदर आती हैं और राधिका को काम करते देखकर रुक जाती है। अरे बेटा, तू ये सब क्यों कर रही है? ये कपड़े तो सुबह भी धुल सकते थे। मम्मी जी, सोचा फुर्सत है तो कर लो। फुर्सत है तो आराम भी तो कर सकती है बेटा। बहू घर की नौकरानी नहीं होती, घर की बेटी होती है। इतने में प्रियंका भी बाहर आ जाती है। राधिका के हाथ लाल देखकर बोल पड़ती है। अरे भाभी, ये हाथ है या मशीन? इतना काम कैसे करवाते हैं आपसे? चलो, आज ये ड्यूटी मेरी, आप जाकर चाय पीजिए। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। कर तो जिंदगी भर लोगे बेटा, पर थोड़ा अपने लिए भी तो जीना सीखो। हम है ना, सब मिलकर करेंगे। और भाभी, अगर आप बीमार पड़ गई ना तो मम्मी मुझे डांटेंगी, इसलिए आप आराम करो और मैं काम कर लूंगी। तीनों हल्की हंसी हंस पड़ते हैं। जिस घर में सास माँ बन जाए और ननद बहन, वहाँ दुख टिक ही नहीं सकता।
राधिका सास और नंद की बातें सुनकर बहुत खुश रहने लगती है और धीरे धीरे मायके की कड़वी बात भूल रही होती है। एक दिन दरवाजा धीरे से खुलता है। महेश जी थके हुए कदमों से अंदर आते हैं। हाथ में एक लिफाफा, चेहरा उतरा होता है। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मेरे पास आज टर्मिनेशन लेटर आ गया है। पता नहीं मैं ऑफिस में अब और कितने दिन टिकूंगा। आपने ऐसा क्या कर दिया? जरूर आपकी ही कोई गलती होगी, तभी तो कंपनी वालों ने ये कदम उठाया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ। पापा, अभी तो आपको मुझे शॉपिंग के लिए पैसे देने थे और अब अचानक टर्मिनेशन लेटर आ गया। बेटा मुझे सच में नहीं पता ऐसा क्या हो गया। मैंने तो पूरी ईमानदारी से काम किया है। शाम को महेश जी अकेली कुर्सी पर बैठे हाथ में टर्मिनेशन लेटर को बार बार उसे खोलकर देखते हैं। अचानक उनकी नजर नीचे साइन और नाम पर टिक जाती है। राघव गुप्ता, CEO। राघव गुप्ता, अरे ये तो मेरा दामाद है शायद। वो तुरंत फोन उठाते हैं और राधिका को कॉल करते हैं। बेटा, ये राघव कौन सी कंपनी में काम करता है? पापा, राघव कहीं काम नहीं करते, उनकी खुद की कंपनी है और वही उस कंपनी के CEO है। अच्छा। फोन कट जाता है। महेश कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अगली सुबह महेश जी भारी मन में ऑफिस पहुंचते हैं। वो रिसेप्शन से होते हुए HR के केबिन के बाहर रुकते हैं। एक बार टर्मिनेशन लेटर को देखते हैं और गहरी सांस लेते हैं और फिर अंदर जाने ही वाले होते हैं कि अरे महेश जी, आप यहीं खड़े क्यों हैं? अपने केबिन में जाइए ना। जी, लेकिन मेरा टर्मिनेशन लेटर? अरे वो तो कल ही कैंसिल हो चुका है। आपको इसकी जानकारी नहीं मिली? कैंसिल? लेकिन कैसे? अरे ऊपर से ऑर्डर आया है। CEO सर ने खुद कहा है कि आपका टर्मिनेशन तुरंत वापस लिया जाए। उल्टा आपके परफॉर्मेंस की तारीफ भी हुई है। लेकिन मैंने तो किसी से कुछ कहा भी नहीं था। अरे सर, कुछ फैसले ऐसे ही होते हैं। आप निश्चिंत होकर अपना काम संभालिए। महेश जी अपने केबिन की ओर बढ़ते हैं और वो जाकर कुर्सी पर बैठते हैं। टेबल पर वही टर्मिनेशन लेटर रखा होता है जिसके ऊपर अब कैंसिल्ड की मोहर लगी होती है। मैंने तो राधिका को यह भी नहीं बताया कि मैं किस कंपनी में काम करता हूँ। फिर ये सब कैसे हो गया? भगवान, ये बेटी सच में मेरे लिए लक्ष्मी बनकर आई है। अगले दिन कमरे में महेश जी अलमारी खोलकर एक डिब्बा निकालते हैं। डिब्बा खोलते ही अंदर एक मोटी सोने की चेन चमक उठती है। महेश जी उसे हाथ में लेकर भावुक हो जाते हैं। ये चैन मैं अपनी राधिका को गिफ्ट करूंगा। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। पापा, मुझे तो आपने कभी ऐसी मोटी चेन गिफ्ट नहीं दी। आज ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया है जो तुम्हें उसे इतनी मोटी चेन देनी पड़ रही है? कुछ नहीं, बस मन है अपनी बेटी को चेन देने का और आज ही मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। शिल्पा और कामना एक दूसरे की तरफ देखती हैं। वो राधिका के यहाँ चले जाते हैं। ड्राइंग रूम में राधिका बैठी होती है। सामने राघव भी मौजूद होता है। तभी बेल बजती है और राधिका दरवाजा खोलती है। पापा? वो खुशी से महेश जी से लिपट जाती है। बेटा, मुझे सब पता है, ये सब तूने ही किया है। पापा? तू तो कंपनी का नाम भी नहीं जानती थी, फिर तूने मेरा टर्मिनेशन कैसे रुकवा दिया? पापा, मुझे राघव ने बताया था कि आपके पास टर्मिनेशन लेटर आ गया है। ये बात उन्हें पहले से नहीं पता थी, इसलिए उन्होंने तुरंत ही वो लेटर कैंसिल कर दिया। राघव वहीं बैठा मुस्कुरा रहा होता है। महेश जी उसकी तरफ मुड़ते हैं। राघव, थैंक यू सो मच, आपने मेरी नौकरी बचा ली। अरे नहीं पापा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर मुझे ये सब पहले पता होता तो शायद वो लेटर आप तक जाता ही नहीं। और उसके बाद मैंने कंपनी में कई एम्प्लॉइज को टाइट कर दिया है। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच बेटा। महेश जी डिब्बा खोलते हैं और सोने की चेन राधिका के हाथ में रखते हैं। ये ले, तेरे लिए बेटी। मेरी बेटी, आज तुझ पर मुझे गर्व है। राधिका की आंखें भर आती है। वो पापा को गले से लगा लेती है। पापा, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी बहुत याद आ रही है। महेश जी फिर चले जाएंगे। घर पर कमरे में कामना और शिल्पा दोनों गुस्से में बैठे होते हैं। कामना के चेहरे पर जलन और ताने साफ दिख रहे होते हैं। हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। उस मनहूस ने हमारा पूरा घर तबाह कर दिया है और ऊपर से आपने जाकर उसे सोने की मोटी चेन दे दी। कपड़ों की फैक्ट्री खाली पड़ी है और आपको उसी की बेटी याद आ गई। हाँ, सच में सब कुछ उसी के नाम कर दो अब। तभी दरवाजे से पिता अंदर आते हैं। उनकी बातें सुनकर उन्हें गुस्सा आ जाता है। अरे बस, अब बहुत हो गया तुम दोनों का। कामना और शिल्पा चुप होकर उन्हें देखने लगती हैं। तुम्हें पता है मेरा टर्मिनेशन लेटर किसने रुकवाया? राधिका ने राघव से बात की, तब जाकर ये सब हुआ, वरना आज हम एक बार फिर बेकार हो चुके होते। दोनों हैरान रह जाती है। और रही उस दुकान वाली बात, तो उसमें भी उस बेचारी की कोई गलती नहीं थी। वो तब बच्ची थी।
अभी तो उसने दुनिया देखनी भी शुरू नहीं की थी। दुनिया में आने भर से उसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि तुमने बचपन से लेकर आज तक उसे जुबान से जहर पिलाया। कामना देवी की आंखें झुक जाती हैं। तुम दोनों माँ बेटी एक जैसी हो, एक ही जुबान बोलती हो, और उसी जुबान से तुमने एक मासूम बच्ची को जिंदगी भर सजा दी। कामना देवी और शिल्पा के पास कहने को कुछ नहीं बचता। अगले दिन हॉल में राधिका अपने पति राघव, सास ससुर और नंद प्रियंका के पास बैठी होती है। माहौल शांति, प्यार और हंसी मजाक से भरा होता है। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। दरवाजा खुलता है। कामना, पिता और शिल्पा अंदर आते हैं। कामना की आवाज आज पहली बार अलग लगती है। राधिका बेटी, कैसी है तू? कामना की आवाज में इतनी मिठास सुनकर राधिका चौंक जाती है और वो तुरंत खड़ी हो जाती है। माँ, मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसे हो? और दीदी, आप कैसे हो? बेटा, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तेरे पापा का टर्मिनेशन लेटर तूने रुकवाया था, और मैं तुझे हमेशा भला बुरा कहती रही और ना ही कभी शिल्पा को समझाया। राधिका, मुझे भी माफ कर देना। मैंने कभी तुम्हें छोटी बहन की तरह ट्रीट नहीं किया, बस ताने देती रही, बदतमीजी करती रही। मायके में जैसी माँ वैसी बहन थी, और ससुराल वालों में भी जैसी माँ वैसी ननद है। मधवाला जी और प्रियंका प्यार से राधिका को देखते हैं। लेकिन फर्क बस इतना है कि आप दोनों की जुबान में कड़वाहट थी और यहाँ इन लोगों की जुबान में सिर्फ मिठास है। जब तक मैं मायके में रही, मैंने सिर्फ एक ही बोली सुनी, कड़वाहट की। और जिस दिन मैं यहाँ आई, यहाँ सिर्फ हंसी खुशी और प्यार की बातें होती हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आज आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे लिए यही काफी है। मेरी प्यारी भाभी हमेशा ऐसे ही खुश रहे। कामना देवी और शिल्पा दोनों आगे बढ़कर राधिका को जोर से गले लगा लेती है। मधवाला देवी की आंखों में संतोष होता है और प्रियंका मुस्कुरा रही होती है और राघव गर्व से अपनी पत्नी को देख रहा होता है।